काट काट के चढ़ा दिए। देखो इधर हाँ, जान दो, उसको बंद है, उसको बाद में ले लेंगे। चलो हम पढ़ जाएंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ब्रह्मांड में, एटमॉस्फेयर में, इस यूनिवर्स में स्थित कोई भी पार्टिकल है m1 और m2 मास का है, उनके वे अगर दो स्टैटिक पोजीशन में रख दिए गए, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो न्यूटन ने ये बताया कि उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उनके मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब उन्होंने सॉल्व किया तो बताया है फिर प्रोपोर्शनल टू m1 m2 का याद स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वल में चेंज किया तो उसने g रख दिया, जिसको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। किस ईयर में दिया था? इसी लॉ को उन्होंने क्या करके, इसी लॉ को उन्होंने सर किस ईयर में दिया था ये न्यूटन? आइजैक न्यूटन 1617 ईस्वी में दिया। अब देखो इसी लॉ को उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके और कहा कि ठीक है न्यूटन बाबा आपने तो किसी पार्टिकल पर दिया, हम इसको चार्ज पर देंगे। पार्टिकल को तो देख सकते हैं लेकिन हम इस चार्ज को नहीं देख पाते हैं, जो इस वायर के अंदर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रख दिए और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r रख दिए, तो इसी जैसे कुलाम, जैसे इन्होंने न्यूटन ने अपना रूल दिया था, उसी तरह से कुलाम भी बोला कि इन चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इन दोनों चार्जों के डायरेक्टली दोनों चार्जों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और उन्होंने कहा कि इनके बीच के डिस्टेंस जो रहेगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे उन्होंने सॉल्व किया था, सॉल्व करके बताया कि f इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, q1 q2 बाई r स्क्वायर होगा। और प्रोपोर्शनल के साइन को जब इन्होंने इक्वल में चेंज किया तो यहीं पर समस्या इनको आई। कहे कि यहाँ पर तो हवा में हम रखे थे, हवा में रखे थे तो इसके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन्होंने रख दिया 6.67 × 10⁻⁻11। लेकिन जो वायर में हम इलेक्ट्रॉन दौड़ाते हैं वो जरूरी थोड़ी ना कि हवा में ही दौड़े, उसको तो कहीं भी रख देंगे, बस मेटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता चाहिए, वो कहीं भी चला जाएगा। उसके लिए तो वैक्यूम और ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा। तब वो कहे कि ये मान रखेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। यहीं पर इनकी जो थियरी थी वो फेल मारी और उन्होंने कहा कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रखेंगे, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वायर। हाँ वही ना, तो इसको जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना, 9 × 10⁻⁹ और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन्होंने ये एक वैल्यू दिया जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों चार्ज हैं, इनके बीच ये वैल्यू रखेंगे तभी जाकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फिक्स वैल्यू आएगी। अब ये कहाँ से रखा गया, जैसे हमने दो इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, उसके बीच हम इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, मशीन लगा दी, तो हम मशीन उसको मेजर कर रही है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इतना न्यूटन का लग रहा है, मशीन ने मेजर कर दिया। जब हम निकाले, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू रखे, ये वैल्यू नहीं कोई दूसरी वैल्यू रखे और इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए तो उतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई जितनी थी उसमें, बहुत वैल्यू डिफर करके आ रही थी। फिर हम दूसरी वैल्यू रखे जिसके कारण थोड़ी सी नजदीक आई, फिर एक ऐसी वैल्यू रखे जिससे जितना उसमें मशीन में मेजरमेंट आ रहा था उतना मेजरमेंट इस तरह से सॉल्व करने पर आया। मतलब हमको आंसर फाइनल पता है, तो जब बच्चों को आंसर पता रहता है तो उसमें बीच में खिचड़ी पका के लास्ट में आंसर वही लिया देते हैं, होता है ना। तो अब खिचड़ी पकाने वाला काम शुरू हुआ कि क्या रखेंगे कि आंसर वही आए। तो जब पकाया गया खिचड़ी तो कहा गया कि नहीं, इसकी वैल्यू 9 × 10 9 रखेंगे, तो अभी जो मशीन में बता रहा है
इतना फोर्स लग रहा है, उतना फोर्स आया है। तो सर डाउट यहाँ क्या रहा है न्यूमेरिकल में कि सर जी मान लीजिए खिचड़ी पकाए होंगे तो नंबर लेके खिचड़ी पकाए होंगे, तो मान लीजिए ठीक है नाम पे देखिए, ठीक है ना, तो जब के की जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन होती है, मतलब इसका मान के इक्वल टू होता है। तो सर जी तो वहाँ पे भी तो एक तरीका अपनाए थे ना कि 4 की वैल्यू पुट किए होंगे निकालने के लिए। नहीं इस टोटल की वैल्यू निकालने के लिए टोटल की वैल्यू, क्योंकि उस समय एप्सिलॉन 0 भी तो नहीं पता था। आया कहाँ से ये पूछ रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि अभी सिंपल में उन्होंने कहा कि पहले तो नंबर रख के मिलाते हैं, इतना मिलाया तब उसकी वैल्यू आया। अब उन्होंने कहा कि इतना पर रखने पर वैल्यू फिक्स आ रही है, लेकिन ये जो मान है इसको क्या नाम से पुकारेंगे, क्या इसको कहेंगे, तो फिर और अभी इसको इसी तरह से के नाम डाल करके छोड़ दिया गया था उसको। फिर बाद में और जो प्रैक्टिकल हुए तो उसमें देखा गया कि नहीं एप्सिलॉन 0 म्यू 0 भी होता है, कुछ वैक्यूम की भी कुछ इंटेंसिटी होती है, कुछ इसकी भी इंटेंसिटी होती है। तो दोनों इंटेंसिटियों को अलग अलग प्रैक्टिकल में वेरीफाई किया गया। फिर उसके बाद इस पर मिलाया गया कि 4 पाई और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखने पर बताया कि इतना आ रहा है। जब आ रहा है तो फार्मूला वो बन गया। कोई भी किताब में एक चीज एक स्टेटमेंट लिखा है तो इतनी आसानी से थोड़ा ना लिखा है, तो हजारों बार उस पर प्रैक्टिकल होता है। एक फार्मूले में तब भी पूरी हजारों बार जिंदगी सही होना चाहिए तभी जाकर तब उसको भी किताब में रखा है। ये एक्यूरेट नहीं निकल रहा था क्योंकि पाई की वैल्यू जो थी फिक्स नहीं की गई है। फिक्स नहीं की गई 3.14 होता चला जाता है, इसलिए हो गया, पीटी ठीक है? डेसिमल में वो तो मतलब देखो न्यूटन बाबा के दिए गए नियम को ही कूलॉम्स लॉ ने चुराया, और चुराने के बाद वो अपना नियम न्यूटन बाबा के सिद्धांत पर ही दिया। लेकिन जब यहाँ पर वो आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर जी रखा गया था, और यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलेंगे, कोई कांस्टेंट तो रखेंगे, लेकिन अब क्या यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हवा पानी था, यहाँ पर वैक्यूम नहीं था। चाहे वैक्यूम में अगर देखा जाए तो भी इतना लग रहा है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये जो मेटल होता है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, उस कंडक्टर में तो अगर हवा पानी न भी रहे तभी भी करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या रखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या रखेंगे, उसी को वेरीफाई किया गया, जस्टिफाई किया गया। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नाम से जाना गया, और इसकी वैल्यू रखा गया 9 × 10⁹, तब जाकर के फिक्स वैल्यू आई। करंट के लिए सर मीडियम चाहिए कि नहीं, करंट के लिए कंडक्टर चाहिए, और कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो मीडियम का वर्क है। सर एक क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए सपोज अब ये तो मान लीजिए वैक्यूम पे हो गया, ठीक ना, अगर मान लीजिए जो चार्जेस है, मान लीजिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ठीक है सर जी, दोनों चार्जेस के बीच में मैं सर जी एक वो क्या रखता हूँ, दो चार्जेस हैं उनको इनको एक मीडियम में रख दिया जा रहा है, तब क्या होगा? इन वैक्यूम के जो फोर्स हैं, इस फोर्स को क्या किया, मान लीजिए वैक्यूम फोर्स को हवा में रखा था तब भी लिया था। हाँ, अब मीडियम में रख देंगे तब क्या होगा? मीडियम में रखेंगे तो और इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। सर कोई बता दीजिए। तो मीडियम में रखेंगे तो उसमें कोई वो सब आईआईटी में पढ़ाया जाता है कि कांस्टेंट का अगर ये है उसके बीच में रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा उसमें रखना सर आई फिक्स होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी मीडियम में डाल रहे हैं तो उसकी मीडियम की अपनी खुद की परमिटिविटी होगी। जैसे वाटर है, वाटर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो 82 होता है। इंडेक्स नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है ना। तो इस तरह से सबका अलग-अलग होता है। उसी को फाइंड करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाया गया ना। हाँ, तो फाल्ट यहीं पर इनका हुआ कि यहाँ पर तो न्यूटन बाबा ने इसकी वैल्यू दिया है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखे तो ये बताओ 10⁻⁻11 आई 10⁻+9, बताओ कि कब सही आंसर आएगा? नहीं आया। तब उन्होंने मिलाया कि क्या रखेंगे कि सही आंसर आए, फिर करते करते ये फिक्स वैल्यू आई, और तब से इसको इस नाम से जाने लगा। तो इतने इन्वेंट नया वो किए, और इसके नाम पर उनको सर जी कूलॉम्स लॉ में जाना। कूलॉम्स लॉ जो है, अगर मान लीजिए कुछ कूलॉम्स लॉ हम ऐसे नहीं कह सकते हैं F = K गिवन टू फाइनेंस का गलती नहीं होगा। कहे नहीं बता सकते हो, लेकिन उसके नीचे लिखना पड़ेगा K बराबर एक 1 K = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। अगर K लिखेंगे तो उसके ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कांस्टेंट। अब सर ये एप्सिलॉन पे अभी तो एप्सिलॉन 0 आया, अभी एप्सिलॉन 0 म्यू 0 तो आइबे करेगा उसमें। तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो चार्ज है
इस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, और उसके बाद में कूलाम्स ने बता दिया कि भाई देखो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगता है, और दोनों अगर चार्ज पॉजिटिव ही है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इतना लगेगा। उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम की एक चार्ज बॉडी है, और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है। दूसरी चार्ज बॉडी 2 × 10⁻⁵ कूलाम है। तो कहेगा कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा बताइए। मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ कितना रहेगा, जल्दी निकाल के दिखाओ। बस यहीं पर लिख देगा, ये +4 आई बस माइनस लिख देगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पहले इतने कर लो तो दूसरा बता। जल्दी फाइनल 8 × 10⁻³ है क्या, देखो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करा 30/100 30 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करके थोड़ी ना बताइए। अच्छा मीटर स्क्वायर में ना देखो क्या है। हो गया बात को कर लिए। हाँ सर 8 × 10⁻³ है। कितना है? 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³। उसके बाद क्या होगा? न्यूटन फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। F = क्या होगा जी? 1/4πε0। फार्मूला बताओ जल्दी। हाँ सर जी Q1 Q2 बाई r²। F = इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9। Q1 कितना? 4 × 10⁻⁹ 9। Q2 कितना? 2 × 10⁻⁵ माइनस प्लस को हटा देंगे, ठीक ना। अपन R कितना काट दीजिए सर जी। R बराबर है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। 30/100 3 × 10⁻⁻⁴ 30/100 हो जाएगा तो 0.3 मीटर। हाँ तो 3 × 10⁻⁻⁴ या 3 × क्या कर देंगे? 10⁻⁻⁴ 3 × 10⁻⁻1 लिख देंगे मीटर। तो 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। 9 × तो ये काट दीजिए 9 × 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ 9 तो ये कट कट जाएगा। 10 के आते 5 हो जाएगा। बता अपन में 3 3 के 9 देखिए 9 मुझे 10 के बाद -2 -2 9 से 9 कट गया। 9 से 9 कट गया, 2 ऊपर ऊपर ले गया जाओ। 8 × 10⁻³ 8 × 10 के बाद -5 हो गया, 10 × 10 के बाद -2 न्यूटन 8 × 10 के +2 हो जाएगा ना, हाँ +2 हो जाएगा तो 10 के आते -3 -3 न्यूटन। न्यूटन इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हाँ न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से अब देखो, अब क्वेश्चन रहेगा कि मान लो कि इसी को, ये जो डिफरेंट चार्ज का था, इसी को हम एक बार चिपका दिए इससे और फिर उसके बाद सेपरेट कर दिए, और सेपरेट करके फिर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिए। बताओ अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना? 0 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रल बराबर है। इक्वल चार्ज में नहीं क्या बढ़ कर रहे जाएगा। हैं? बराबर रहते तब ना। कर क्या कर रहा है? अरे सर सटाएंगे तो चिपका रहा है ना, चिपकाएंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएगा। खत्म क्या है? प्लस माइनस ये चाचा सेम रहेगा। दोनों को सटा देंगे तो Q1 + Q2/2 हो जाएगा ना लाया। Q1 + Q2/2 हो जाएगा। हाँ नहीं जानते हो भाई, अगर दो चार्ज है, 2 चार्ज बॉडी है, इन दोनों चार्ज बॉडी को अगर सटा करके और फिर हटा दिए
और फिर उतने डिस्टेंस पर रख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अरे उसमें तुम तो हमें क्वेश्चन दिया रहता है जी, इसे कैसे देख रहे हो? नहीं सुने होगा को आपको ही कर अरे सर जी, दो अगर चार्ज बॉडी है इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए। इक्वल ये कौन होता है q1 प्लस q2/2। हाँ होता है। ठीक, इन दोनों चार्जों को जोड़ करके अपन 2 कर दोगे, दोनों पर सेम सेम चार्ज हो जाएगा। अच्छा कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है इसमें। अब है तो सर जी दोनों पे सेम 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 तो अरे तो सेम सेम चार्जर निकालोगे कैसे? हम जोड़ के कंडक्शन की प्रोसेस, कंडक्शन में लगा वो तो बताइए कि है सर जी कि दोनों पे सेम सेम चार्ज आता है। हाँ तो सेम सेम आ जाएगा, देखिए तो करके उसके बाद प्रोसेस से निकालेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे तो अलग हो जाएगा। इसी ये नहीं क्वेश्चन को पता। लिखो, इसी क्वेश्चन को लिखो, हम इसी इसी क्वेश्चन को लिखो कि फिर हटा करके फिर 30 सेंटीमीटर पर रख रहे हो। अब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइनल ये हो जाएगा q = q1 + q2 +